एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास को चंद कुरानी आयात से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हमने IAS 21 स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन छोटा सा IAS है, इसको हमने जल्दी से कंक्लूड करके आज एक और IFRS हमने स्टार्ट करना है, IFRS 8। तो कल एक CI 1 हमने किया था। जी, CI 1 से रिलेटेड कोई डिस्कशन बाकी है तो बता दें, नहीं तो हम आगे चलें। CI 1 में हमने ये कंसिडर किया कि हम पेएबल को तो रीमेजर कर रहे हैं हर क्लोजिंग डेट पे, और लेकिन हम प्री पेमेंट्स को रीमेजर नहीं कर रहे थे, मशीन को रीमेजर नहीं कर रहे थे, क्योंकि मशीन हो, प्री पेमेंट्स हो, ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको नॉन मॉनेटरी कहते हैं। तो नॉन मॉनेटरी एसेट हो या लायबिलिटीज हो, इनको हम जी क्लियर है बच्चों? इससे रिलेटेड कोई बात CI 1 से रिलेटेड? जी खिजर, हम जब IFRS 8 करेंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा। नहीं जी, खामोशी नहीं है, डिस्कस करने लगे। नहीं जी, नॉन मॉनेटरी आइटम की दोबारा बात करते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम को रीमेजर हम नहीं करते। नॉन मॉनेटरी आइटम चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो, उसको हम रीमेजर नहीं करते, हम उसको हिस्टोरिकल रेट पे लेके चलते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर मेरे पास एक मशीन हो और उसको मैंने खरीदा हो फॉरेन करेंसी के अंदर, जैसे $1000 की मशीन हमने खरीद ली, तो आज हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, लेकिन आज सोचा कि इसको रीवैल्यू किया जाए एज पर IAS 16। वो IAS 16 जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि हम नॉन करंट एसेट्स को रीवैल्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। रीवैल्यू करना जरूरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, लेकिन रीवैल्यूएशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आज आपको ख्याल आया कि क्यों ना IAS 16 के मुताबिक अपनी इस मशीन को जो आपने इंपोर्ट की थी, इसको रीवैल्यू किया जाए। तो आप उसको रीवैल्यू करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मशीन पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है इसलिए तो आपने इंपोर्ट की थी। अब चूंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसकी फेयर वैल्यू भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में ये मिलती ही नहीं है, तो इसकी मार्केट वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करें? तो आपको फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए लेट्स से उसी कंट्री में फोन करना पड़ेगा जिस कंट्री से आपने खरीदी है, कि आजकल ये मशीन वहां कितने की है। मैं इस एग्जाम्पल को ना फिर क्लियर कर दूं कि आजकल जापानी गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत आम है। तो आपने बेशक जापान से गाड़ी इंपोर्ट की हो, फॉर एग्जांपल आपने जापान से विट्स की इंपोर्ट की, खुद इंपोर्ट की आपने डीलर से नहीं ली, चले खुद इंपोर्ट की आपने,
लेट्स से $5,000 की ले लिया आपने, $10,000 की या $5,000 की आपने, $10,000 की जी ले लिया आपने बिट्स इंपोर्ट की। लेकिन 3-4 साल बाद आपको ख्याल आया कि मैं इसको क्यों ना रीवैल्यू करूं। अब इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आपको जापान फोन करने की जरूरत नहीं है, जापान के डीलर से पूछने की नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये गाड़ी इतनी आम हो चुकी है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शोरूम से, डीलर से, किसी बड़े शहर में आप आसानी से इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। तो पाकिस्तानी डीलर आपको बता देगा आजकल ये गाड़ी 12 लाख की है, 13 लाख की है, 14 लाख की है, आपको बता देगा। ये 14 लाख रुपए में बता रहा है आपको वो फेयर वैल्यू। तो आपको फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए जापान फोन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक ऐसे एसेट की जिसकी फेयर वैल्यू पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आप जापानी गाड़ियों को बिल्कुल माइंड से निकाल दें, या ऐसी कोई भी चीज आप माइंड से निकाल दें जिसकी फेयर वैल्यू पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर तो फेयर वैल्यू पाकिस्तान में अवेलेबल है फिर तो मसला ही खत्म हो गया, फिर तो मसला ही खत्म हो गया, फिर तो IS-21 का मसला ही नहीं है, फिर तो फॉरेन करेंसी का मसला ही नहीं है ना। फिर तो आप सीधा सीधा रीवैल्यू करें एज पर IS-16। आपने गाड़ी ली थी आज से 5 साल पहले $10,000 की, उस वक्त डॉलर का रेट था ₹110। तो आपने 11 लाख की गाड़ी ली, रिकॉर्ड कर दी डेप्रिसिएट करके, आज वो 7 लाख की है। तो आज आपने पता किया कि मार्केट में कितने की है, तो पता चला ये मार्केट में 12 लाख रुपए की है। ये 12 लाख रुपए है पाकिस्तानी रुपए। तो फॉरेन करेंसी का तो सिनेरियो खत्म हो गया, फॉरेन करेंसी का तो प्रॉब्लम है ही नहीं। IS-21 अब इस पे खामोश है। तो हम ऐसी गाड़ी की, ऐसी मशीन की, ऐसे एसेट की बात नहीं कर रहे जिसकी फेयर वैल्यू पाकिस्तान में अवेलेबल है। हम ऐसे एसेट को अब एग्जाम्पल करेंगे, ऐसे एसेट की एग्जाम्पल सोचेंगे जिसकी फेयर वैल्यू पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब फोन करता हूँ जर्मनी के, यार ये मशीन आजकल कितने की है, तो उसने बताया आजकल ये मशीन $800 की है, या कोई भी अमाउंट डॉलर में उसने हमें बता दी। अब हमें फेयर वैल्यू डॉलर में पता चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर चैलेंज क्या आएगा, अब मुझे आज वो फेयर वैल्यू बता रहा है, तो आज रीवैल्यूएशन डेट पे मुझे फॉरेन करेंसी का रेट लेना पड़ेगा। तो देखिए नॉन मॉनेटरी आइटम के बारे में यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम मेजर कर रहे हैं फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू कौन सी, फॉरेन करेंसी के अंदर, तो फिर ट्रांसलेटेड हम इसको एक्सचेंज रेट लेंगे किस दिन का, रीवैल्यूएशन डेट का। रीवैल्यूएशन डेट का एक्सचेंज रेट लेके ट्रांसलेट करेंगे। लेट मी रिपीट अगेन। अभी तक तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नॉन मॉनेटरी एसेट्स को एक दफा रिकॉर्ड कर लिया जाए तो इसको दोबारा किसी क्लोजिंग डेट पे या किसी भी डेट पे हम इसको रीमेजर नहीं करते। हम फॉरेन करेंसी का नए रेट पे इसको रीमेजर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर नॉन मॉनेटरी एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ जाए, और रीवैल्यू करना पड़े फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उसको फॉरेन करेंसी के अंदर रीवैल्यू तो करेंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन डेट का एक्सचेंज रेट लेकर रीवैल्यू करेंगे। यानी कि हमें ये ट्रांसलेट करना पड़ गया। इसके ऊपर CI2 करते हैं, फिर मैं आपको रूल बताता हूँ कि रीवैल्यू करेंगे तो फिर एंट्रीज क्या पास करेंगे। तो CI2 देखेंगे आप। आपने एक मशीन ली $10,000 की, व्हेन कन्वर्जन रेट वाज 115। ये तब ली जब कन्वर्जन रेट 115 था। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय $10,000 था। 115 का रेट था जब हमने ये मशीन ली, तो 10,000 को 115 से मल्टीप्लाई करें, मेरा ख्याल है 11,50,000 आता है। चेक कर लें। तो 11,50,000 की हमने मशीन खरीदी। हाँ जी, 11,50,000। फिर इसके बाद ये ली थी 1 जुलाई को, 1 जुलाई 17। अच्छा बच्चों, सॉरी जुलाई के बाद पूरा 17 गुजर गया, 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद हमने रीवैल्यू किया, नहीं किया। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमने इसको रीवैल्यू कब किया, 31 दिसंबर को 2018 को।
तो 6 महीने 2017 के गुजर गए, पूरा 2018 गुजर गया, तो हमने इसको 1.5 साल डेप्रिशिएट किया होगा। कैसे किया होगा 1.5 साल डेप्रिशिएट? इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर। और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जनाब, 11,50,000 को 10 पे डिवाइड करें, 1,15,000 की डेप्रिसिएशन है, और 1.5 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, 172,500 की डेप्रिसिएशन है। बच्चों ये 1.5 साल की मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, सिंपली इसको 10 पे डिवाइड कर दिया और 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई। तो इसकी नेटबुक वैल्यू क्या है 31 दिसंबर 2008 को 18 को? नेटबुक वैल्यू इसकी है 1150 माइनस 1,72,500, 977,500। ये इसकी नेटबुक वैल्यू है। और आज हमने सोचा कि इसको रिवैल्यू किया जाए। पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट ए के मुताबिक इसकी फेयर वैल्यू 7,000 है। चले पहले पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी को थोड़ा समझना आसान है आपके लिए। तो 31 दिसंबर को हमने इसको रिवैल्यू किया, तो पार्ट बी के मुताबिक इसकी फेयर वैल्यू है $9,000। अब ये $9,000 कब है? 31 दिसंबर को। आज हम 31 दिसंबर का एक्सचेंज रेट लेंगे। आज डॉलर कितने का है? 31 दिसंबर 17 का और 18 का रेट हमें दिया हुआ है 118 और 135। तो 2018 का रेट क्या है? 135। तो हम 9,000 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली चीज आपने ये सीखी कि हम कौन सा रेट ले रहे हैं, एक्सचेंज रेट कौन सा ले रहे हैं, रिवैल्यूएशन डेट का। अब हम ये नहीं कहेंगे नहीं हिस्टोरिकल रेट पे लेके चलेंगे। तो हमने 9,000 को मल्टीप्लाई किया 135 के साथ, तो ये 12,15,000 बना। तो IS-16 का सिनेरियो सोचें कि एक एसेट की नेटबुक वैल्यू 977 हो, फेयर वैल्यू 12,15,000 हो, तो हमें कितना गेन हुआ? हमें गेन हुआ 2,37,500। जी इस्माइल ठीक है। अब ये 2,37,500 का गेन हुआ। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस गेन की ट्रीटमेंट क्या पड़ी हुई है आपने IS-16 के मुताबिक? IS-16 के मुताबिक इस गेन की ट्रीटमेंट क्या पड़ी हुई है आपने? बोले। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। हाँ ये बात की शहनाज ने जो मैं सुनना चाह रहा था। हाँ मशीन डेबिट सरप्लस क्रेडिट तो ठीक है, लेकिन असल बात की है शहनाज ने। तो बच्चों गौर करें, ये सारा का सारा गेन IS-16 वाला रिवैल्यूएशन गेन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ गेन IS-21 का फॉरेक्स गेन भी है। दो फायदे हुए हमें, एक तो मशीन की वैल्यू बढ़ी और दूसरा डॉलर का रेट भी तो बढ़ा है, तो दो गेन हुए। तो अब मैं इस गेन को स्प्लिट करना चाहता हूं कि कितना IS-16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन गेन हुआ और कितना IS-21 के मुताबिक फॉरेक्स गेन हुआ। तो कैसे स्प्लिट करें? तो थोड़ी देर को एज्यूम करते हैं कि अगर डॉलर का रेट ना बदलता बल्कि वही रहता जो पहले दिन था, तो फिर विदाउट डॉलर रेट चेंज, अगर ये डॉलर का रेट चेंज ना होता तो आज ये मशीन कितने की होती? $9,000 की तो होती, लेकिन रेट क्या होता? 115। मान लेते हैं कि मशीन की वैल्यू बढ़ी है लेकिन डॉलर का वैल्यू ना बढ़ती, डॉलर का रेट ना बदलता, तो 9,000 मल्टीप्लाई 115, तो ये मशीन होती 10,35,000। और इसको इससे कंपेयर करें तो गेन कितना होता? ये है प्योर रीवैल्यूएशन गेन। अगर ये डॉलर का रेट ना भी बदलता तो ये गेन तो हमें होना था। रीवैल्यूएशन गेन 9,77,500, तो 57,500 का गेन है। ठीक हो गया, 57,500 का गेन। अब दोबारा आ जाए, टोटल ओवरऑल गेन कितना हुआ था? 2,37,500।
237,500 में से रिवैल्यूएशन गेन माइनस कर दें, बाकी क्या आएगा? फॉरेक्स। 237,500 में से हम माइनस करते 57,500, तो बाकी जो बचेगा वो फॉरेक्स गेन बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 रुपए का। यस, ये है 1,80,000 का फॉरेक्स गेन। ठीक है बच्चों, तो 1,80,000 की गेन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी देख लें। एक और तरीका भी देख लें। आज रेट क्या है मशीन का? 9,000। और डॉलर का रेट कितना बढ़ा है? डॉलर का रेट 135 हो गया है 115 से। तो डॉलर का रेट कितना बढ़ा? 20 रुपए। कितना बढ़ा? 20 रुपए। 20 मल्टीप्लाई में $9,000 की मशीन है, 1,80,000। ठीक हो गया। 1,80,000 का मैंने दूसरा अल्टरनेट तरीका भी बता दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। आसान तरीका क्या था कि ओवरऑल गेन में से आप रिवैल्यूएशन गेन माइनस करते हैं। ये एग्जांपल समझ आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बताता हूं कि हमने ये गेन अलग अलग क्यों कैलकुलेट किए। स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी बिल्कुल शहनाज, बिल्कुल सही कहा आपने। $57,500 कैसे आया? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया तो इसमें हमारा कसूर है यार। 57,500 सुन लें कि अगर डॉलर का रेट चेंज ना होता, मशीन $9,000 की हो जाती, लेकिन डॉलर का रेट वही रहता जो पहले दिन था, 115। तो फिर 10,35,000 की मशीन हो जाती। तो 10,35,000 और 9,77,500 का डिफरेंस 57,500 का गेन होता। ठीक हो गया जी। 9,000 की मशीन क्वेश्चन में गिवन है। जमीना देखें, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बी में लिखा हुआ है। अब ना बच्चों सुने, हमने ये अलहदा किया क्यों? हमने ये गेन के दो टुकड़े क्यों किए? 2,37,500 इकट्ठा ले जाते हैं। चले पहले ये भी बता दें कि रिवैल्यूएशन गेन का जाना है और फॉरेक्स गेन का जाना है। रिवैल्यूएशन गेन का जाना है और फॉरेक्स गेन का जाना है। मैं पहले ना IAS 16 का कंसेप्ट आपका सुनना चाहता हूं कि रिवैल्यूएशन गेन का जाता है। छोड़ दें फॉरेक्स गेन को रेहान, मुझे IAS 16 का कंसेप्ट याद करवा दें कि रिवैल्यूएशन गेन का जाता है। इस्माइल ने कहा रिवर्सन गेन OCI में जाता है, एनोनिमस अटेंडी ने कहा OCI में जाता है, बिलावल OCI में जाता है, शाताज रिजर्व में जाता है, यानी कि OCI में जाता है। मैं अपने ना क्वेश्चन को दोबारा रीवर्ड कर रहा हूँ, शायद मेरा क्वेश्चन आपने समझा ही नहीं सही, मेरे जज्बात को समझा ही नहीं। दोबारा सुनो, मैं अपना क्वेश्चन रीवर्ड कर रहा हूँ। हाँ आयजा खालिद इक्विटी में जाता, थ्रू OCI जाता है ना, वो तो ठीक है। जो चीज OCI पे जाती है अल्टीमेटली इक्विटी में जाती है। मैं अपने क्वेश्चन को रीवर्ड करने लगा हूं, दोबारा सुनिएगा। मैं क्वेश्चन यूं पूछने लगा हूं कि क्या रिवैल्यूएशन गेन हमेशा उसी में जाता है? हाफिज नुमान फिर जवाब दें, इस्माइल सांगर फिर जवाब दें, क्या रिवैल्यूएशन गेन कभी OCI के अलावा भी कहीं जा सकता है? रिवैल्यूएशन का गेन OCI के अलावा भी कहीं जा सकता है? हाँ हाफिज नुमान, वेल डन, वेल डन। इतना ही आपको सुनना चाह रहे हैं वो नहीं बोला। मोहम्मद इस्माइल इस तरह बोंगी तो ना मारे।
रिटेन अर्निंग में कभी भी गेन नहीं जाता, कभी भी गेन रिटेन अर्निंग में नहीं जाता। अरे नहीं हिजर, इस तरह तो ना करें, लारेब इस तरह तो ना करें। कब जाता है रिटेन अर्निंग में, मुझे बताया ना, मुझे तो नहीं याद आ रहा कि रिवैल्यूएशन जब कभी रिटेन मतलब गेन कभी रिटेन अर्निंग में जाता है, कभी भी नहीं जाता। वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग में जाती है। तो एसेट के ऊपर गेन अर्निंग में ले जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं मंसूर, आपका जवाब गलत है। सिर्फ अभी तक हाफिज नुमान ने सही जवाब दिया है, या अहमद एजाज का भी जवाब ठीक आ गया। शहनाज आपका जवाब गलत है। तो सुने बच्चों, इस साल रिवैल्यूएशन रिजर्व अराइज हुआ, सॉरी रिवैल्यूएशन गेन अराइज हुआ, मैं इसको प्रॉफिट लॉस में लेकर जाऊंगा अगर इसी एसेट के ऊपर पास्ट में कभी लॉस हुआ था। ये नहीं पढ़ा हुआ आपने? एक एसेट की रिवैल्यूएशन में साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले कभी लॉस हुआ था, आज उसी एसेट की रिवैल्यूएशन के ऊपर गेन नजर आता है, तो अब ये गेन ओसीआई में नहीं जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। याद आया कुछ? हाँ, रेहान को याद आ गया, बाकी को याद आया ये बात? तो पूरा कंसेप्ट फिर क्या है, रिवैल्यूएशन गेन अगर पहली दफा अराइज हो तो ओसीआई में जाता है, लेकिन अगर लॉस के बाद गेन हुआ हो, कभी पास में लॉस हुआ था, तो फिर वो गेन प्रॉफिट लॉस में जाएगा। रेहान आपकी बात ठीक है, अगर कोई ओवर एंड अबव गेन हो तो वो ओसीआई में जाएगा। यानी कि पहले लॉस जाएगा, पहले गेन जाएगा प्रॉफिट लॉस में, उतना जितना प्रॉफिट लॉस में लॉस किया था, उसके अलावा कोई रिमेनिंग अगर कोई गेन होगा तो वो ओसीआई में जाएगा। ठीक है रेहान। अब आते हैं आईएस 21 में। आईएस 21 में क्या पढ़ा कि फॉरेक्स गेन लॉस कहां पे जाता है? कहां जाता है? रेहान खान कल से ये पढ़ रहे हो कि फॉरेक्स गेन ओसीआई में जाता है? किसने बताया ये आपको कि फॉरेक्स गेन ओसीआई में जाता है? मैंने तो एक दफा भी नहीं कहा। कल से हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेक्स गेन कहां जाता है? प्रॉफिट लॉस में जाता है। जी यूनुस बुजदार, बिल्कुल सही है, लारे प्रॉफिट लॉस में जाता है, सही कह रहे हैं। तो बच्चों अब सुने, आईएस 21 इस रिवैल्यूएशन के मौके पे क्या कहता है? आईएस 21 कहता है कि चूंकि ये गेन रिवैल्यूएशन से इसका ताल्लुक है, ये फॉरेक्स गेन का ताल्लुक रिवैल्यूएशन से है, तो फॉरेक्स गेन या लॉस वहां जाएगा जहां रिवैल्यूएशन गेन लॉस जाएगा। अरे वाह, देखिए आईएएस लिखने वाला कितना जहीन आदमी है। उसने ये नहीं कहा कि फॉरेक्स गेन प्रॉफिट लॉस में जाएगा, उसने ये भी नहीं कहा कि फॉरेक्स गेन ओसीआई में जाएगा, उसने एक सियासी बयान दिया, उसने एक सियासी बयान दिया। क्या बयान दिया? मौलाना फजल रहमान वाला। उससे पूछा कि पीपल पार्टी अच्छी लगती है कि नून लीग, उसने कहा जो हुकूमत में हो। ठीक है ना? तो भाई उसने क्या सियासी बयान दिया? उसने कहा कि ओसीए में जाएगा, नहीं उसने ये भी नहीं कहा। उसने ये कहा कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा, उसने ये भी नहीं कहा। उसने कहा जहां रिवैल्यूएशन गेन जाएगा वहीं ये जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो उसने ये क्लियर क्यों नहीं कर दिया कि जी प्रॉफिट लॉस में जाएगा? क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन सम टाइम प्रॉफिट लॉस में जाता है, सम टाइम ओसीए में जाता है। इसी तरह रिवैल्यूएशन लॉस भी सम टाइम गेन ओसीए में जाता है और सम टाइम प्रॉफिट लॉस में जाता है। तो उसने सियासी बयान दिया, एक जनरल स्टेटमेंट दी कि जहां रिवैल्यूएशन गेन या लॉस जाएगा वहीं फॉरेक्स गेन या लॉस जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? बात समझ आ गई? जवाब दें, बात समझ आ गई? अरे हाफिज नुमान ने बहुत मजे का क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा अगर थोड़ा गेन
ओसीआई में, और थोड़ा गेन प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो भाई उसी हिसाब से फॉरेक्स गेन भी दोनों जगह जाएगा। ठीक है, ओके। ले बच्चों, अगर ये इसी तरह स्टेटमेंट थी तो फिर हमने ये स्प्लिट क्यों किया? तो 237,500 के हमने दो टुकड़े किए कि इसमें से रीवैल्यूएशन गेन 57 है और फॉरेक्स गेन, जी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जी, फॉरेक्स गेन 1,80,000 है और रीवैल्यूएशन गेन 57,500 है। हमने 237 के ये दो टुकड़े किए हैं। क्यों किए हैं? जाने तो एक ही जगह है। यहाँ पे ये थोड़ी है कि कर्गस का जहां और है, शाही का जहां और है, रीवैल्यूएशन गेन कहीं और जाना है, फॉरेक्स गेन कहीं और जाना है, जब जाने ही दोनों एक ही जगह पे है, फिर अलग-अलग क्यों किए? क्योंकि मसला ये नहीं है कि ये जाने अलग-अलग है कि इकट्ठे जाने हैं। मसला ये है कि IAS 16 का गेन ओसीआई में पड़ा रहेगा और फ्यूचर में जब भी इसके ऊपर लॉस होगा तो इसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। जी इस्माइल, ठीक हो गया बच्चों? अब ये दोनों गेन मैं कहाँ लिखूंगा, कहाँ जाएंगे दोनों गेन? ओसीआई में। बच्चे ने कहा था एक एग्जांपल दे दें, एक एग्जांपल तो ये हो गई, दूसरी एग्जांपल अभी पार्ट ए रहता है तो पार्ट ए करेंगे, वो भी एग्जांपल मिल जाएगी। पार्ट ए पे आ जाते हैं। पार्ट ए के मुताबिक 31 दिसंबर 2018 को नेटबुक वैल्यू क्या है जी? नेटबुक वैल्यू वही 977,500, यही ऊपर वाली नेटबुक वैल्यू ले रहा हूँ। लेकिन पार्ट ए के मुताबिक अब फेयर वैल्यू कितनी है? 31 दिसंबर 2018 को फेयर वैल्यू है $7,000 और $1 है 135 का। चेक करें, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 135, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल बनेगी। 944 945,000 945,000 826 कहां से आ गया भैया? फिजर चेक करो क्या कर रहे हो। 7,000 मल्टीप्लाई 135 945, तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हो गया। कितना? 32,500 का लॉस हो गया। ये ओवरऑल लॉस है, ओवरऑल। अब चेक करते हैं कि अगर डॉलर का रेट ना बदलता तो क्या होता। अगर डॉलर का रेट ना बदलता तो फेयर वैल्यू होती $7,000 और डॉलर होता 115 का। तो ये 8,05,000 का होता, और 8,05,000 का होता ना तो हमें ये नेटबुक वैल्यू और ये, तो रीवैल्यूएशन लॉस अच्छा खासा होना था। 977,500 माइनस दिस, हमें तो रीवैल्यूएशन लॉस होना था 1,72,500 का, लेकिन अभी तो हमें लॉस हुआ है 32,500 का। इसका मतलब है फॉरेक्स गेन हुआ होगा। बच्चों ये तवज्जो के साथ, ओवरऑल लॉस तो 32,500 है लेकिन रीवैल्यूएशन लॉस तो 1,72,000 है, तो इसका मतलब है फॉरेक्स गेन हुआ होगा। फॉरेक्स गेन कैसे हुआ होगा, कितना हुआ होगा? 32,500 नेगेटिव है, इसमें से माइनस कर दें 1,72,500, तो दोनों माइनस में है जनाब। तो फॉरेक्स गेन हुआ होगा 2,04,500 का। ये फॉरेक्स गेन हुआ होगा, ये गेन है ये लॉस है अल्टीमेटली। नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा, गलती कर दी मैंने। रीवैल्यूएशन लॉस है ना, तो माइनस लॉस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 172,500 माइनस 32,500, 1,40,000 का फॉरेक्स गेन हुआ है। ये गेन है, ये लॉस है, तो अल्टीमेटली 32,500 का लॉस है। अब 1,40,000 को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। हम ये सिर्फ देख लें कि $7,000 का ये एसेट है
और डॉलर के रेट में कितना इंक्रीज हुआ है, 135 पे हो गया डॉलर 115 वाला। तो 20 रुपए पे डॉलर बढ़ा, 20 मल्टीप्लाई बाय 7,000, 1,40,000 का फायदा हुआ है। तो हमने स्प्लिट किया रिवैल्यूएशन लॉस को भी और फॉरेक्स गेन को भी। अब दोबारा मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो जिस बच्चे ने कहा था ना कि एग्जाम्पल बताएं, तो एग्जाम्पल सुन लें जनाब, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाना है? ये रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाना है? प्रॉफिट लॉस में जाना ना। IAS 16 के मुताबिक लॉस तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस में। तो फिर फॉरेक्स गेन कहाँ जाएगा? ये भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। दोनों ही प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। नहीं, फॉरेक्स गेन 2,05,000 नहीं आ रहा, आलिया चेक कर लें। फॉरेक्स गेन आ रहा है 1,40,000। दोबारा चेक कर लें, 1,40,000 का गेन हो, 1,72,500 का लॉस हो, तो नेट होके 32,500 का लॉस आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा IAS काफी हद तक हो गया। एक बात, एक दो बातें और कर लेते हैं, IAS क्लोज हो जाएगा। तो नॉन मॉनिटरी एसेट्स की बात हो रही थी कि रीमेजर नहीं करते, रीमेजर नहीं करते हम, दोबारा फॉरेन करेंसी के रेट पे इसको रीमेजर नहीं करते। लेकिन अगर नॉन मॉनिटरी एसेट्स को रीमेजर करना पड़ जाए, रीवैल्यू करना पड़ जाए IAS 16 के मुताबिक, तो जो रीवैल्यूएशन डेट पे रेट होगा वो ही हम यूज करेंगे, यानी कि हमें फॉरेन करेंसी का रेट रिवाइज करना पड़ेगा। यूनुस बुजदार ऐसा नहीं करेंगे। रीवैल्यूएशन लॉस और फॉरेक्स गेन लॉस को आप नेट नहीं करेंगे। इसकी वजह मैंने आपको बताई है। इसकी वजह ये है कि गेन और लॉस ने अल्टीमेटली, रीवैल्यूएशन का जो गेन लॉस है ना, इसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट होनी है IAS 16 वाली। अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होती है कि अगले सालों का गेन लॉस इसके केस पर एडजस्ट होना है। ठीक है, इसीलिए हम जो है ना इसको अलग ही शो करें। बुजदार सर, ले जी IAS 21 की आखिरी बात सुने। मैंने जनवरी के महीने में $1,000 की सेल की है। अब ना कहानी कुछ यूं है कि ये सेल कब की है? जनवरी के महीने में। जनवरी की किस डेट को? थ्रू आउट द मंथ, सारा महीना की है। डेली पता नहीं कितने हमने सेल के ऑर्डर भुगताए हैं। मतलब लेट्स से मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ, दराज, Amazon, तो भाई डेली पता नहीं कितनी दफा हम एक्सपोर्ट करते हैं, 10 दफा एक्सपोर्ट करते हैं डेली। और महीने में पता नहीं हमने कितनी दफा एक्सपोर्ट की होगी। सुबह एक्सपोर्ट की, दोपहर को की, शाम को की। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर को और था, शाम को और था। डॉलर का रेट दिन में पता नहीं कितनी दफा बदलता है, और फिर महीने में कितनी दफा बदलेगा। तो अब मैं हर हर सेल के वक्त डॉलर का रेट दोबारा कैलकुलेट करूं कि अब डॉलर कितने का है। मतलब हो सकता है सुबह भी मैंने एक सेल का ऑर्डर भुगताया, सुबह एक ऑर्डर आया 9 बजे, एक 11 बजे आया, और लेट से हम फौरन चीजें डिस्पैच कर देते हैं। तो मतलब ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, तो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट देते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर आता है, प्रोडक्ट या सर्विस फौरन डिलीवर कर देते हैं। तो अब सुबह रेट और था, दोपहर को और था, शाम को और था, आज और है, कल और है, पिछले हफ्ते हो रहा है, अगले हफ्ते, मतलब ये रेट तो बदल रहे हैं। तो अब मैं डेली का रेट लूं, तो इसके लिए ना IAS 21 ने एक आसानी दे दी कि आप पूरे महीने का एवरेज रेट ले लें। हो सकता है रेट पूरा महीना फ्लक्चुएट किया हो 164 से लेके 166 तक, वो कहता है एवरेज रेट देने। तो एवरेज रेट आप मार्केट से पता कर लेंगे, हो सकता है वो 165.2 हो। मतलब जरूरी नहीं
है कि सिंपल एवरेज इनको 2 पे ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एवरेज रेट का मतलब है कि वो डेली के रेट्स को लेंगे और डेली को रेट्स को लेके उनको 30 पे डिवाइड कर देंगे कि एवरेज रेट आएगा। अब मैं क्या करूंगा अपनी अकाउंटिंग की आसानी के लिए, पूरे महीने की सेल को 165.2 से मल्टीप्लाई कर और मैं कहूंगा सेल्स हुई ही 165,200 की है। सेल्स क्रेडिट, डेटा डेबिट। असल में रूल तो ये था कि हमें ट्रांजैक्शन डेट का रेट लेना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन डेट तो पूरा महीना डेली ट्रांजैक्शन हुई, अब हम ट्रांजैक्शन डेट का रेट तो नहीं ले रहे, अब हम क्या ले रहे हैं, एवरेज रेट। तो ये एक्सेप्शन टू द रूल है। IAS 21 वैसे तो कहता है कि ट्रांजैक्शन डेट का रेट लें, लेकिन हमें वो साथ ये इजाजत देता है कि जब ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट हो तो आप एवरेज रेट ले सकते हैं, लेकिन एवरेज रेट लेने की एक शर्त है। एवरेज रेट लेने की शर्त है कि रेट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ना हो, नॉमिनल फ्लक्चुएशन हो। जैसे पाकिस्तान में अभी आपको याद होगा 2018 में ऐसा ऐसा दौर भी आया, ऐसा महीना भी आया कि रेट 135 से बढ़ के 155 हुआ था, 155 से बढ़ के 175 हुआ था। आज है। तो ऐसी फ्लक्चुएशन कहेंगे ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, एक एक महीने में इतना रेट वेरी किया, ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज रेट नहीं लेंगे जी। एक दिन में 18 18 20 20 रुपए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो फ्लक्चुएट किया। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज लेने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर फ्लक्चुएशन नॉमिनल सी है, रुपए 2 रुपए की, मतलब इन परसेंटेज अगर देखें तो 2% 3% फ्लक्चुएशन हो रही है, तो ठीक है आप एवरेज ले लें। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन 10% होना शुरू हो जाए, 15% फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाए, तो फिर ये एवरेज लेना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं ना 2 मिनट दे रहा हूं, आप एक क्वेश्चन करें CI4, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एवरेज के हवाले से, जल्दी से CI4 करें, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं।
जी करें डिस्कस। जी राना फैसल अली को ग्रुप में ऐड कर लें। ग्रुप एडमिन सुन रहे हैं तो ऐड कर लें। अच्छा जी मैं ना अब ये एंट्रीज पास करने लगा हूँ, देखिएगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर इट सोल्ड $25,000 की चीजें बेची हैं इवनली थ्रू आउट द मंथ। 40% पैसे रिसीव हो गए, 70% कन्वर्ट हो गए इनटू पाकिस्तानी रुपीस, लेकिन रिमेनिंग जो है ना वो बैंक में पड़े हैं, यूएस अकाउंट में हमने बैंक खुलवाया हुआ है। अब मैं एंट्री पास करने लगा हूँ। एवरेज रेट यूज करके मैंने सेल्स रिकॉर्ड करनी है, सेल्स मैंने क्रेडिट करनी है एवरेज रेट पे। $25,000 मल्टीप्लाई बाय 113.6, ये बनता है 2840 000। अब देखें इट सोल्ड 25,000 की चीजें सेल हो गई, रिसीव 40% ऑफ विच 40% हमने पैसे ले लिए। 40% मतलब 30%, सॉरी 60% हमने पैसे नहीं लिए, 60% हमने पैसे नहीं लिए। अब 60% पैसे कितने बनते हैं? $25,000 का 60% $15,000 बनते हैं। और जो पैसे नहीं लिए लेने हैं तो डेटर के ऊपर तो साल के एंड का रेट लगेगा 31 दिसंबर का 114। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। $25,000 का 60% पैसे हमने नहीं लिए, इसके ऊपर रेट लगेगा 114, तो 17,10,000 रुपया हमने लेना है। 17,10,000 रुपया हमने लेना है। ठीक हो गया। अब आते हैं जो 40% हमने पैसे लिए हैं उसमें से 70% हमने कन्वर्ट करवा लिए। कन्वर्ट करवा के वो हमारे कैश हाथ में है 795,000, और कुछ पैसे हमने बैंक में रखवाए हैं। एंड रिमेनिंग कितने? 30%। एक मिनट जरा देखिएगा, $25,000 का लिए हैं, 40% लिए हैं, जितने लिए हैं उसका 70% कन्वर्ट करवा लिए, रिमेनिंग 30% अभी भी बैंक अकाउंट में पड़े हैं डॉलर के अकाउंट में। तो 25,000 का 40% और फिर उसका 30%, ये बनते हैं $3,000। और हमने जब बैंक में जमा करवाए होंगे तो बैंक के अंदर भी आज अगर मैं साल के एंड में बैंक बैलेंस देखूं तो 114 के हिसाब से है, तो 3,42,000 रुपए। ये होगी डबल एंट्री, लेकिन डबल एंट्री टैली नहीं है, डबल एंट्री टैली नहीं है। क्यों नहीं है टैली? 342,000, 795,000, 17,10,000, 28,47,000, $7,000 रुपए का फर्क। 7,000 का जो फर्क आ रहा है ये फॉरेक्स गेन है। $7,000 का जो फर्क आ रहा है फॉरेक्स गेन है। ठीक हो गया बच्चों? जलमीना अब आपकी मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 25,000 का 40% रिसीव हो गया, $10,000 70% कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। नहीं पी क्या नहीं निकालनी, हमारा डॉलर का अकाउंट था जलमीना। किधर कहते हैं दोबारा, दोबारा सुनने जनाब। सेल्स को एवरेज रेट पे रिकॉर्ड करता है, सेल्स को। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि सेल्स को तो मैंने एवरेज रेट पे रिकॉर्ड किया, लेकिन डेटर को और बैंक को एवरेज रेट पे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? शायद आपकी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो। तो हाफिज नुमान और जिस बच्चे ने पहले पूछा था, सुन लें ये जवाब कि मैं डेटर को क्यों नहीं एवरेज रेट पे कैलकुलेट कर रहा, मैं बैंक को क्यों नहीं एवरेज रेट पे कैलकुलेट कर रहा। कर ले जनाब, बैंक को भी एवरेज रेट पे, कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रखें बैंक और डेटर एवरेज रेट कर भी लें
तो साल के एंड पे ये मॉनिटरी आइटम है, इनको रीमेजर तो करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल सुने। सिर्फ $1 की सेल की एंट्री सुन ले, $1 की। मैं $1 की सेल करता हूं तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? 114, सॉरी 113.6। $1, $1 रेट है 113.6। कौन सा? एवरेज रेट। मैं आपकी बात मान के डेटर को भी एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ जी, डेटर को भी एवरेज रेट पे। $1 113.6 का डॉलर कर दिया जी मैंने। खुश है? ठीक है, बात आपकी मान ली मैंने। लेकिन मसला क्या होगा कि साल के एंड पे मैंने देखना मेरे डेटर हैं कितने। तो डेटर तो मेरे हैं $1 के, और आजकल $1 कितने का है? 114 का साल के एंड पे। तो मुझे अपने डेटर को रीमेजर करना पड़ेगा। तो डेटर को मैं क्या करूंगा? 0.4 से इंक्रीज करके फॉरेक्स गेन को क्रेडिट करूंगा ताकि 114 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मॉनिटरी आइटम है, और मॉनिटरी आइटम को ईयर एंड पे हमने रीमेजर करना होता है। तो ठीक है, आप ये एंट्री पास कर दें, डेटर को भी एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर लें। बच्चे ने पूछा कि क्या सिर्फ सेल्स को एवरेज रेट पे रिकॉर्ड करते हैं? नहीं जनाब, आप कर लें डेटर को भी एवरेज रेट पे, आप बैंक को भी एवरेज रेट पे कर लें। लेकिन याद रहे, दोनों चीजें, डेटर भी और बैंक भी, दोनों मॉनिटरी आइटम है। अगर मैं इनको एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर भी देता हूँ तो इस साल के एंड में दोबारा रीमेजर तो करना ही है हमने। तो क्यों ना मैं साल के एंड वाला रेट ही ले लूं, ताकि एक ही दफा गेन लॉस आ जाए। बात समझ आ गई? तो इसलिए मैंने डेटर और बैंक को 114 पे लिया था ऊपर। हालांकि 113.6 पे ले लेता मसला कोई नहीं था, लेकिन फिर मुझे एक और एंट्री पास करनी पड़ती इनको रीमेजर करने वाली। दोबारा इनको 114 पे लेता और बाकी डिफरेंस कहाँ जाता? गेन। तो मैंने वो गेन यहीं पे कैलकुलेट कर लिया बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर? ये अगर एग्जाम्पल क्लियर है तो IAS 21 क्लियर है हमारा। जी बच्चों, मुझे बता दें ये बात क्लियर है तो आगे चले। नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अरे वाह, धड़ाधड़ रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। ठीक है जी, क्लियर है तो क्लियर है, चलते हैं आगे। अब एमी आग हक पे है हाफिज नुमान। अच्छा वो ना, एक छोटी सी चीज मेरे माइंड में आ रही है, मैंने कहा चले आपसे मुझे उम्मीद है कि एग्जामिनर इस हद तक जाता नहीं है, ना ही जाएगा, क्योंकि ये बातें यहाँ से मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूं। 165 और 166 डॉलर का रेट आपने आज पता किया तो आपको दो रेट मिलते हैं। एक होता है बाइंग रेट, एक होता है सेलिंग रेट। एग्जामिनर नॉर्मली बाइंग और सेलिंग में आपको नहीं उछालता, एक ही रेट देता है। जब एक ही रेट देता है तो बात आसान रहती है। लेकिन कभी अगर आपको मल्टीपल रेट दे दिए जाए, बाइंग रेट अलग, सेलिंग रेट अलग, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कौन सा यूज करेंगे, बाइंग के सेलिंग? बाइंग सेलिंग समझते हैं ना? डॉलर खरीदने जाएंगे तो 166 का मिलेगा, डॉलर बेचने जाएंगे तो 165 रुपीज मिलेंगे। रेहान एवरेज रेट नहीं लेते हैं, आपका आंसर गलत है। आयजा ने कहा बाइंग और बाकी सब ने कहा सेलिंग। सेल्स के लिए सेलिंग। एहतशाम क्या बोल दिया आपने यार, एहतशाम आपने क्या बोल दिया। इफ वी आर बाइंग देन यूज बाइंग रेट। बाइंग क्या, हम क्या बाय कर रहे हैं? मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है मंसूर, आप जवाब दे दें। एक्सपोर्ट कर रहा हूं, कौन सा रेट लूं? हाफिज नुमान बिल्कुल गलत जवाब है आपका। रेहान आपका भी गलत जवाब, एवरेज तो नहीं लेते। नहीं, रेहान खान एवरेज नहीं लेते। जमीना नहीं, सेलिंग भी नहीं लेते। हाफिज नुमान गलत है। अहमद इजाज ने तो हद ही कर दी, कहता है एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें बाइंग रेट लेंगे। नहीं जनाब। मलिक आमिर ने तो कहा विच एवर इज लेस। नहीं जनाब। तो सुन लें बच्चों, एक फॉर्मूला याद रखना है।
EBIS, ये नहीं, मतलब ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये बस मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला अपनी याददाश्त के लिए भी बनाया हुआ है। एक्सपोर्टर हमेशा बाइंग रेट यूज करता है और इंपोर्टर हमेशा सेलिंग रेट यूज करता है। अब वजह भी पूछेंगे आप या वजह खुद सोच लेंगे आप? एक्सपोर्टर बाइंग यूज करता है, इंपोर्टर सेलिंग यूज करता है। हाफिज नुमान ने बिल्कुल उलट बताया था, इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाइंग रेट नहीं जनाब, इंपोर्टर सेलिंग रेट यूज करता है। अब वजह पूछेंगे आप या समझ आ गई? एक बंदा कह रहा है बता दें, बाकी कह रहे हैं समझ आ गई। दो बंदे कह रहे हैं बता दें। जी सुन रहे। अच्छा बच्चों, ये पहली तो बात समझे, बाइंग और सेलिंग का जो लफ्ज है ना, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, ये डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा, वेस्टर्न यूनियन वाले बेच रहे हैं, मैं वैसे डॉलर खरीदने गया हूं, लेकिन वेस्टर्न यूनियन वाले चूंकि बेच रहे हैं तो मुझे कौन सा रेट लगाएंगे? सेलिंग। आई बाय, मैं बाय कर रहा हूं, तो वेस्टर्न यूनियन वाले यानी कि डीलर तो बेच रहा है मुझे, और मेरे पास अगर डॉलर पड़ा है और मैं बेचने चला जाऊं तो मैं सेल करूंगा, लेकिन वेस्टर्न यूनियन वाले मुझसे बाय करेंगे। तो बाइंग और सेलिंग रेट, पहली बात तो ये याद रखें, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। ये बाइंग सेलिंग डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है। अब सोचे मैं इंपोर्टर हूं, मैंने इंपोर्ट करनी है या की है, तो मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा, मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा क्योंकि मैंने पेमेंट करनी है अमेरिका, तो मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा, तो वेस्टर्न यूनियन वाला सेल करेगा, तो इंपोर्टर के लिए सेलिंग रेट, तो सेलिंग रेट रेलेवेंट है। लेकिन अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है, मेरे पास वावा सारे डॉलर आ गए हैं या आने हैं, तो मैं डॉलर बेचने जाऊंगा वेस्टर्न यूनियन को, तो मैं जब डॉलर बेचने जाऊंगा, वेस्टर्न यूनियन मुझसे डॉलर खरीदेगा, बाइंग। तो एक्सपोर्टर के लिए कौन सा रेट रेलेवेंट हुआ? बाइंग। लॉजिक समझ आ गई? तो EBIS आपने याद रखना है, एक्सपोर्टर हमेशा बाइंग रेट यूज करता है, इंपोर्टर सेलिंग रेट यूज करता है। एक्सपोर्टर का मतलब वो बंदा जिसके पास पैसे आने हैं, फॉरेन करेंसी आनी है। इंपोर्टर वो बंदा है जिसने फॉरेन करेंसी पे करनी है। इसके साथ ही IS-21 खत्म हो गया। मेरे एजेंडा में अब दो IS थे, एक IFRS 8, लेकिन IFRS 8 लिखते ही बच्चे ने कहा कि हमने IFRS 8 पढ़ा हुआ है। क्या वाकई IFRS 8 पढ़ा हुआ है सबने? रेहान ने कहा नहीं पढ़ा हुआ, मंसूर ने भी कहा नहीं पढ़ा हुआ। एहतशाम अली क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं सर, शायद IS 8 से कंफ्यूज है। नहीं नहीं, IFRS 8 वैसे मुझे लगता है कि है सिलेबस में, FA के सिलेबस में है। स्क्रीनशॉट दे देता जी मैं आपको। स्टैंडर्ड का नेम है सेगमेंट रिपोर्टिंग, ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट का IS पढ़ा हुआ है? अच्छा, मेजोरिटी कह रही है नहीं पढ़ा। हालांकि मेरा अपना ही ख्याल था कि ये वाकई उसके FA के सिलेबस का पार्ट है। स्क्रीनशॉट ले लें जनाब, ले लें स्क्रीनशॉट। अच्छा यार, मैं करवा देता हूँ, खपना डालने करवा देता हूँ। नमाज टाइम तो है, लेकिन आइए स्टार्ट करें, नमाज क्लास के एंड पे पढ़ें।
IFRS 8 स्टार्ट कर रहे हैं जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट। पांच मिनट दे दें, चलिए जी 5 to 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए, जल्दी से नमाज पढ़ लें फिर आते हैं।
जी बच्चों, आई एम बैक। IFRS 8 स्टार्ट कर रहे हैं। मौजूद हैं आप लोग। ऑपरेटिंग सेगमेंट, सेगमेंट कहते हैं पार्ट को। जनरल डिक्शनरी मीनिंग सेगमेंट का मतलब पार्ट, टुकड़ा, हिस्सा। लेकिन ऑपरेटिंग सेगमेंट ना एक टेक्निकल मीनिंग है। ऑर्गेनाइजेशन का हर पार्ट को हम ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते। सेगमेंट तो कह सकते हैं, शायद ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते। ऑपरेटिंग सेगमेंट की प्रॉपर एक डेफिनेशन है, उसमें 3 चीजें पूरी होना जरूरी है। अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में उसको अपने बिजनेस में सेगमेंट कहते रहे, लेकिन IFRS 8 की नजर में वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा जब तक 3 शर्तें पूरी नहीं। क्या? कि उस बिजनेस के हिस्से को आप ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं जिसकी इनकम भी हो, एक्सपेंसेस भी हो। अब आप ना मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ये बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक्सपेंसेस तो होते हैं, इनकम नहीं होती। लाइक IT डिपार्टमेंट, लाइक स्टोर्स, इसमें एक्सपेंसेस तो होते हैं, इनकम तो नहीं होती। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे इनकम तो होती, एक्सपेंसेस नहीं होते। मतलब लाइक मैं अगर कहूँ कि सेल ऑफिस है, वहां पे एक्सपेंसेस चले नहीं है, थोड़ी देर को एज्यूम करते हैं इनकम तो हो रही है। तो हर डिपार्टमेंट को हम ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते। क्या डिपार्टमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि उसकी इनकम भी हो, एक्सपेंसेस भी हो। हाँ, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं कहूँ गारमेंट एक डिपार्टमेंट है मेरा, और दूसरा डिपार्टमेंट मेरा होम टेक्सटाइल है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक है, तो फिर मैं कह सकता हूँ हाँ कि हम डिपार्टमेंट जो है ना, ये मेरे ऑपरेटिंग सेगमेंट है, क्योंकि इनकम भी है, एक्सपेंसेस भी है। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि उसके डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है। डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अब ये आपकी मर्जी है कि उसका सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम बनाए, जर्नल, लेजर, ट्रायल, वो आपकी मर्जी है। ना भी हो, कम से कम आपके अकाउंट्स में इस तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि पता चल सके कि यार इस सेगमेंट का कितना इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है। तो ये जरूरी है कि उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अलग से अवेलेबल हो। तीसरी शर्त, अब इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सबसे बड़ा आदमी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फाइनेंस का बड़ा आदमी, उस बड़े आदमी का नाम भी अभी डिस्कस करते हैं, वो उसको रेगुलरली रिव्यू भी करता हो। क्यों रिव्यू करता हो? सिर्फ इसलिए नहीं कि यार बकायदा उसने उसको देख के कि प्रॉफिट है कि लॉस है, उसके ऊपर उसने कोई डिसीजन लेने हैं। ठीक है, उस बड़े आदमी को हम कहते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ये वैसे टेक्निकल वर्ड है। अब इस नाम की कोई डेजिग्नेशन या सीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हो जरूरी नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में CFO ये सारे काम कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है फाइनेंस से रिलेटेड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में GM फाइनेंस होता है, कुछ सॉरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डायरेक्टर होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेजरर हो सकता है। तो भाई जो मर्जी नाम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस बंदे का, लेकिन फाइनेंस का वो सबसे बड़ा आदमी जो डिसीजन ले रहा हो, तो उसको IFRS 8 कह रहा है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जिसने डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन मेकर जो है ना, वो इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ता भी है और उसके ऊपर फैसले भी करता है। तो ये 3 शराइत पूरी होंगी, तीनों की तीनों, तो हम उस बिजनेस के हिस्से को, उस डिपार्टमेंट को, उस ब्रांच को, उस कैंपस को, उस फैक्ट्री को, उस सेटअप को, उस ब्रांच को हम ऑपरेटिंग सेगमेंट कहेंगे। अदरवाइज
हम किसी भी बिजनेस के हिस्से को एवं ही नहीं कह देंगे ये सेगमेंट है। सेगमेंट भले आप कहते रहे, लेकिन ऑपरेटिंग सेगमेंट एक टेक्निकल वर्ड है, वो नहीं कह सकते जब तक ये तीनों शर्तें पूरी ना हो। ये पहली बात समझ आ गई? है, प्लीज रिपीट। वो कितना, इतनी 10 मिनट की डिस्कशन को सारा रिपीट कर दूं? कोई यार मेरे पे थोड़ा रहम किया करें, मुझे बताए ना कौन सी चीज रिपीट करूं। 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए जी। उस सेगमेंट के अलग से इनकम और भी हो और एक्सपेंसेस भी हो। दूसरा, उसकी अलग से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तीसरा, वो इंफॉर्मेशन रेगुलरली रिव्यू की जाती हो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर से। हाँ, फाइजा खान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हेड ऑफिस को सेगमेंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि हेड ऑफिस की कोई इनकम नहीं होती। ठीक है, हेड ऑफिस तो बिजनेस को ओवरऑल सुपरवाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है। चले, जबरदस्त हो गया। ले जी, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। ये जो सारी डिस्कशन मैंने किया है, ये वाला पैराग्राफ था, इसको आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? एक बिजनेस है जिसके ना 10, 15, 20 सेगमेंट है, 50 सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले वाले। वैसे तो हर टेक्सटाइल यूनिट पाकिस्तान के अंदर जो कंपोजिट टेक्सटाइल यूनिट है, वो जिनिंग भी करते हैं, यानी कि पहले कॉटन बनाते हैं। कॉटन जिनिंग में वो बिनोला अलग कर देते हैं फुटी में से, तो कॉटन अलग, रॉ कॉटन से कॉटन निकल आती है। तो फिर उसके बाद कॉटन से वो धागा बनाते हैं जिसको स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग से वो फिर उसके बाद वो धागे से कपड़ा बनाते हैं जिसको वेविंग कहते हैं, लूमों के अंदर। फिर कपड़ा बना के उसको डाई करते हैं, डाइंग यूनिट। फिर डाई करने के बाद गारमेंट बनाते हैं, गारमेंट यूनिट या स्टिचिंग यूनिट। फिर अल्टीमेटली उसको बेचते हैं। तो ये ना सारे बिजनेस के सेगमेंट है, क्योंकि हर सेगमेंट इनकम और एक्सपेंसेस कर रहा है। जिनिंग भी, स्पिनिंग भी, वेविंग भी, डाइंग भी, स्टिचिंग भी। तो ये सारे, इसको कहते हैं कंपोजिट टेक्सटाइल यूनिट। तो इनके ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, ये सारे सेगमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट है। ये तीनों क्राइटेरिया पूरा करते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं अब नेस्ले की अगर एग्जांपल ले लूं, तो नेस्ले के अंदर ना बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। दूध भी बनाता है, खुद के आगे कई ब्रांड है उनके, लैक्टोजेन भी है उनका, मिल्क पैक भी है उनका, डेयरी से रिलेटेड कुछ और भी उनके, जैसे मेरा ख्याल है नेस्टविटा भी है उनका। ठीक है, तो योगर्ट भी है उनकी। ये डेयरी से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट हैं। फिर नेस्ले वाले पानी भी बेचते हैं। फिर नेस्ले वाले कॉफी भी बेचते हैं। फिर नेस्ले वाले चॉकलेट्स भी बनाते हैं, किट कैट के नाम से, बहुत मशहूर उनकी चॉकलेट है। तो ये उनके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। यूनिलीवर के देख लो, बड़े सेगमेंट्स हैं। तो IFRS 8 का कोर प्रिंसिपल ये है, ये सारे डिस्कशन का निचोड़ ये है कि इन कंपनीज को चाहिए जिनके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, वो हर ऑपरेटिंग सेगमेंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को प्रोवाइड करें, ताकि शेयर होल्डर ये देखे कौन सा सेगमेंट कितना प्रॉफिट कमा रहा है। ओवरऑल आप बता दें शेयर होल्डर को कि नेस्ले का 100 बिलियन का प्रॉफिट है, तो शायद शेयर होल्डर को इतनी बात क्लियर नहीं हुई। लेकिन अगर आप उसको बताएं कि एक सेगमेंट ऐसा है जिसका 50 मिलियन का प्रॉफिट है, एक ऐसा जिसका 20 मिलियन का प्रॉफिट है, एक ऐसा जिसका 30 मिलियन का प्रॉफिट है, एक ऐसा जिसका 20 मिलियन का लॉस है, तो शेयर होल्डर को ज्यादा बात क्लियर होगी। वो AGM पे खप डालेगा, भाई लॉस वाले यूनिट को बंद कर दो ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो सके, या फला सेगमेंट का प्रॉफिट कम क्यों है, तो जिसका सेगमेंट ज्यादा, जिस सेगमेंट पे ज्यादा प्रॉफिट है उसी पे ज्यादा फोकस कर ले, तो शेयर होल्डर को बात समझने में आसानी होगी अगर हम हर सेगमेंट की इंफॉर्मेशन अलग देंगे। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारे 50 सेगमेंट हैं, फॉर एग्जांपल लंबी छोड़ के 50 सेगमेंट है, तो क्या 50 सेगमेंट सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें? तो IFRS 8 कहता है नहीं। मान लिया आपके 50 ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं भी, तो हर ऑपरेटिंग सेगमेंट को अलग अलग रिपोर्ट नहीं करना। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होता। अब हम पढ़ने लगे रिपोर्टेबल सेगमेंट।
रिपोर्टेबल सेगमेंट ऐसा सेगमेंट जिसको अलग से रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब अलग से उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। अब मैं ना पूरा फ्लो डिस्कस करने लगा हूं, सुन ले। हर सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता। 3 शर्तें जरूरी है, वो जो पहले बोली। हर सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता और हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होता। अरे वाह, बात पहले पड़ी। किसी भी सेगमेंट को आप ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते जब तक 3 शर्तें जो पड़ी है पहले वो पूरी ना हो जाए। और अब हम बात करने लगे कि कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होगा जब तक अब अगली कंडीशन फुलफिल ना हो। वो अगली कंडीशन है 10% वाली। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का मतलब आप वैसे तो लफ्जी मतलब आप समझते फिरेंगे बाद में। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है 10%। आपके माइंड में 10% आना चाहिए, ठीक है? आपके माइंड में, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, 10% आना चाहिए। 10%। 10% ऑफ व्हाट? अब तफसील सुनिएगा। जिस सेगमेंट की सेल्स ओवरऑल बिजनेस की सेल्स का 10% या उससे ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहेंगे हाँ यार ये सेगमेंट बड़ा सेगमेंट है, इसको रिपोर्ट करना चाहिए। एक सेगमेंट की सेल अगर ओवरऑल बिजनेस की सेल्स का 2% है, 3% है, 4% है, तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये छोटा सेगमेंट है, इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको अलग से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हर सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होता जनाब। हमारे 50 सेगमेंट है तो 50 को रिपोर्ट करें हम? नहीं, जरूरत नहीं। तो जिस सेगमेंट की सेल्स ओवरऑल बिजनेस की सेल्स का 10% या उससे ज्यादा हो जाए उसको कहेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट। अभी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी तो मोटी मोटी बात सुनते रहे। अच्छा, जिस सेगमेंट के एसेट्स ओवरऑल बिजनेस के एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा हो जाए, जिस सेगमेंट के एसेट ओवरऑल बिजनेस के एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा हो जाए वो भी सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा, चाहे उसकी सेल्स 2% 3% हो। अरे वाह, यानी कि दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। हाँ, हर साल चेंज होगी तो हर साल हमारी ये रिपोर्टेबल सेगमेंट की लिस्ट भी, लेकिन ये बातें हम करेंगे बाद में, अभी तसल्ली रखें। अगली बात सुने जी। एक 10% वाली मैंने बात की सेल्स के लिए, दूसरी मैंने 10% वाली बात की एसेट्स के लिए, अब तीसरी 10% वाली बात करने लगा हूं प्रॉफिट या लॉस के लिए। एक सेगमेंट का प्रॉफिट ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट का 10% या उससे ज्यादा हो जाए, 10% या उससे ज्यादा हो जाए, वो सेगमेंट भी रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो तीनों में 10% की 3 बातें आपने याद रखनी है। सेल्स ओवरऑल बिजनेस की 10% या उससे ज्यादा हो जाए किसी सेगमेंट की, वो भी रिपोर्टेबल। किसी सेगमेंट के एसेट्स ओवरऑल बिजनेस के 10% से ज्यादा हो जाए, ओवरऑल बिजनेस के एसेट से 10% या 10% हो जाए या 10% से ज्यादा हो जाए, वो सेगमेंट भी रिपोर्टेबल। किसी सेगमेंट का प्रॉफिट ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट का 10% या उससे ज्यादा हो जाए, वो सेगमेंट भी रिपोर्टेबल। ये तीनों शर्तें मीट होना जरूरी नहीं है, इन तीनों में से कोई एक मीट होना जरूरी है। ओवरऑल बिजनेस के सेल्स का 12% है लेकिन एसेट 3% है, प्रॉफिट 4% है, वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। क्यों? सेल्स उसकी 10% या उससे ज्यादा हो। तो हो सकता है कोई सेगमेंट इसलिए रिपोर्टेबल हो जाए कि उसकी सेल ज्यादा है, और दूसरा सेगमेंट इसलिए रिपोर्टेबल हो गया कि उसके एसेट ज्यादा है, और तीसरा सेगमेंट इसलिए रिपोर्टेबल हो गया उसके प्रॉफिट ज्यादा है। ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? ये बात समझ आ गई? तो कोई एसेट की बेस पर रिपोर्टेबल है, कोई लॉस की बात करते हैं बाद में, कोई एसेट की बेस पर रिपोर्टेबल है, कोई प्रॉफिट की बेस पर रिपोर्टेबल है, कोई सेल्स की बेस पर रिपोर्टेबल है। चले, ये बातें तो समझ आ गई। अब इन तीनों पॉइंट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने लगा हूं, बहुत गहराई में। अच्छा बच्चों, जैसे ना मैंने कहा था, टेक्सटाइल की एग्जांपल दी थी। टेक्सटाइल में ना एक स्पिनिंग यूनिट है, ये धागा बनाता है। ये धागा बाहर भी बेचता है
और अपनी ही कंपनी में वेविंग डिपार्टमेंट को भी बेचता है। अब आप हैरान होंगे मैं बेचने का लफ्ज क्यों यूज कर रहा हूं, वो तो कंपनी में ही रहा। असल में आप ना मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा प्रॉफिट सेंटर। हर डिपार्टमेंट या हर सेगमेंट एक प्रॉफिट सेंटर होता है। उसके मैनेजर को कहा जाता है आप प्रॉफिट के रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने इसको प्रॉफिट में लाना है, अपने अपनी फैक्ट्री को, अपने सेटअप को, अपनी ब्रांच को या अपने सेगमेंट को। तो अब वो स्पिनिंग वाले उसे कहेंगे ना, सॉरी वेविंग वाले स्पिनिंग वाले को कहेंगे यार धागा दे दो, हमने वो कपड़ा बनाना है। तो स्पिनिंग वाला मैनेजर पता क्या कहेगा, भाई इतने का दूंगा धागा, लेना है तो लो, नहीं तो मैं बाहर बेच दूंगा। तो जनाब स्पिनिंग डिपार्टमेंट को सोचें, ये दो तरह की सेल कर रहा है। एक है इंटरनल सेल, कंपनी के अंदर कर रहा है, और एक है एक्सटर्नल सेल जो कंपनी से बाहर कर रहा है। इसी तरह वेविंग डिपार्टमेंट भी इंटरनल सेल भी करेगा, एक्सटर्नल। तो हर डिपार्टमेंट हो सकता है इंटरनल सेल्स भी कर रहे हो, एक्सटर्नल भी। मैं कह रहा हूं हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो इनकी इंटरनल एक्सटर्नल सेल्स दोनों होती है, हर डिपार्टमेंट की दोनों हो सकती है। तो 10% का जब क्राइटेरिया लगाना है तो इंटरनल एक्सटर्नल मिला के लगाना है। अभी वर्डिंग भी पढ़ा देता हूं। तो इंटरनल एक्सटर्नल मिला के लगाना है। क्यों जी? वजह वो इसलिए कि हो सकता है एक सेगमेंट ऐसा हो जिसकी बहुत मिलियंस की सेल हो, लेकिन सारी की सारी इंटरनल हो। तो क्या उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे? उसकी एक्सटर्नल सेल तो जीरो है। और एक उसके बरक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी मिलियंस की एक्सपोर्ट है, सेल्स है, लेकिन सारी एक्सटर्नल है, इंटरनल कोई नहीं है। तो क्या उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे? उसको भी करेंगे। तो हमने जो 10% वाला क्राइटेरिया लगाना है वो इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के लगाना है। ठीक है, तो लेट मी शो यू क्वेश्चन हियर। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। CI1 देखें। हमारे कुछ डिपार्टमेंट हैं। पहला वुड एक सेगमेंट है जिसकी एक्सटर्नल सेल्स भी है, इंटरनल सेल्स भी है, इंटर सेगमेंट सेल यानी कि इंटरनल। तो दोनों मिला के देखिए कितनी है, 258। ये दोनों मिला के देखिए कितनी है, ये भी इत्तेफाकन 258। ये मिला के देखिए कितनी है, 62। ये मिला के देखिए कितनी है, 60। ये मिला के देखिए कितनी है, 60। अब टोटल सेल्स लिखी हुई है बिजनेस की, यानी कि इन सब का टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। 650 एक्सटर्नल है, 48 इंटरनल है। इन दोनों को मिला के देखिए कितना है, 698। तो आपने कितना क्या, 698 का 10% लेना। आपने 650 का 10% नहीं लेना खाली। तो इंटरनल एक्सटर्नल सेल्स दोनों मिला के 10% लिया, दोनों मिला के 698, इसका 10% लिया 69.8। नाउ व्हाट टू डू, हर वो डिपार्टमेंट, हर वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 69.8 से ज्यादा सेल्स होंगी। तो अब बताएं कौन सा रिपोर्टेबल है इस क्वेश्चन में? क्या पहला सेगमेंट रिपोर्टेबल है? हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी बताएं। यस, पहला रिपोर्टेबल है क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 69.8 से ज्यादा है। दूसरा सेगमेंट देखें, दूसरा भी रिपोर्टेबल है, वुड एंड फर्नीचर, बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन तीसरा चौथा पांचवा, इन तीनों डिपार्टमेंट की सेल्स 69.8 से कम है। आप कौन सी सेल्स देख रहे हैं? दोनों मिला के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के देख रहे हैं, अप्लाई की यानी कि सेल्स आप देख रहे हैं 60। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स मिला के 69.8 या उससे ज्यादा होती तो वो रिपोर्टेबल हो जाता। ठीक है, तो ये पहली शर्त थी। मैं इसकी प्रॉपर वर्डिंग भी आपको पढ़ा देता हूँ। इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ सेल एक्सटर्नल एंड इंटर सेगमेंट सेल्स is 10% or more किसका, combined revenue internal and external of all operating segment, तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट का इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू मिला के उसका 10% या उससे ज्यादा हो जाए तो रिपोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब सी एक्सप्लेन करूंगा, बी बाद में करूंगा, बी थोड़ा टेक्निकल है। सी, स्टूडेंट ने पूछा था, शायद जमीना ने या किसी फीमेल ने,
और फीमेल ने पूछा था कि हेड ऑफिस क्या एक सेगमेंट है? मैंने कहा था नहीं है। तो यहाँ पे ना इस पॉइंट को माइंड में रखिए कि हेड ऑफिस सेगमेंट नहीं होता। Assets are 10% or more of combined assets of all operating segments. बच्चों हमारे ना 10 सेगमेंट है, 10 फैक्ट्रियां कह लें, 10 ब्रांचेस कह लें, 10 कैंपसेस कह लें, लेकिन एक 11वां सेटअप है हेड ऑफिस। वो ब्रांच नहीं है, वो कैंपस नहीं है, वो फैक्ट्री नहीं है, बल्कि वो 10 के 10 को ऑपरेट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है, मैनेज कर रहा है। तो कुछ एसेट तो हेड ऑफिस के भी हैं। हेड ऑफिस की भी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, प्लांट तो नहीं है, फर्नीचर है, गाड़ियां हैं हेड ऑफिस की। तो यहाँ पे ना पॉइंट सी दोबारा पढ़े, क्या हेड ऑफिस के एसेट्स को वो शामिल कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं कर रहा। वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट्स का टोटल करें। कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट, हेड ऑफिस के एसेट्स में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट्स का टोटल करें, और वो फॉर एग्जांपल एसेट बन जाते हैं 500 मिलियन की, उसका 10% ले लें। तो जिस सेगमेंट के एसेट्स 50 मिलियन या उससे ज्यादा हो जाए तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये याद रखना, हो सकता है बिजनेस के ओवरऑल एसेट्स, एग्जांपल ले लें, बिजनेस के ओवरऑल एसेट हो सकता है 530 मिलियन के हो, लेकिन 30 मिलियन के एसेट्स हैं हेड ऑफिस के। तो हेड ऑफिस के जो एसेट्स है ना, वो तो सेगमेंट के है ही नहीं। तो सारे सेगमेंट के एसेट का टोटल कितना हुआ? 500 मिलियन। बिजनेस के एसेट अगर मैं देखता तो 530 के थे, लेकिन हमने बिजनेस के एसेट्स नहीं देखने, हमने तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट देखने। ठीक है, तो वो हो सकता है 530 से कम हो 500। इज इट क्लियर? ठीक हो गया बच्चों? दोबारा CI1 पे आ जाए। हाँ जी, क्या कहते हैं? 10,200 का 10%। हरी अप, हरी अप, जल्दी से बताएं कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है? हाँ, 1 और 2, पहला और दूसरा, अगेन पहला और दूसरा, क्योंकि 10,200 का जब आप 10% लेंगे ना तो 1,020 आएगा। तो 1,020 से ज्यादा एसेट कौन से हैं? सिर्फ पहले दो के, 1,020। ठीक हो गया? लेकिन आप CI2 देखें जरा एक नजर, सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें। CI2 में 27.2 के एसेट्स हैं, हर सेगमेंट के अलग अलग, स्पिनिंग, वेविंग, निटिंग, डाइंग, होम टेक्सटाइल। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो हेड ऑफिस के हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कहाँ गए? Operating expenses, assets and liabilities amounting to 0.5 and 0.25 and 1 billion have not been allocated to any segment. तो 0.25 बिलियन के एसेट्स हैं, वो किसी भी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 10% लेते वक्त 27.2 में क्या 0.25 बिलियन भी ऐड करेंगे? मैं 27.2 का 10% लूं या 27.2 प्लस 0.25 का 10% लूं? क्या कहते हैं? 27.2 का लेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। ठीक है ना? तो हमने हेड ऑफिस के एसेट शामिल नहीं करने। ठीक हो गया, जबरदस्त। ले जी, 2 पॉइंट आपको समझ आ गए। आपको सेल्स का पॉइंट भी समझ आ गया, आपको एसेट्स का पॉइंट भी समझ आ गया। अब प्रॉफिट लॉस का पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझने की जरूरत। तो तवज्जो के साथ बात को सुनिएगा, ये थोड़ी टेक्निकल है। मेरे मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, वाह सारे, जिनके डिफरेंट नेम है।
ए बी सी डी ई एफ, कुछ के ऊपर प्रॉफिट है, कुछ के ऊपर लॉस है। इसके ऊपर 50 का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है, 10 का लॉस है, 5 का प्रॉफिट है, 8 का लॉस है, 2 का प्रॉफिट है और फिर 3 का लॉस है। तो कुछ के ऊपर प्रॉफिट है, कुछ के ऊपर लॉस है। सब के ऊपर प्रॉफिट होता तब मसला कोई नहीं था, बड़ा आसान था। ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करते, उसका 10% ले लेते। सब के ऊपर लॉस होता तब भी आसान था, सारे लॉसेस को ऐड करते, उनका 10% ले लेते, आसान था। लेकिन मसला तो तब है जब कुछ के ऊपर प्रॉफिट है, कुछ के ऊपर लॉस है। तो IFRS 8 इसमें ये फरमाता है कि प्रॉफिट वालों को अलहदा कर लें और लॉस वालों को अलहदा कर लें। इनके प्रॉफिट का टोटल कर दें 75, 77 और इनके लॉस का टोटल कर दें। जी जी, अभी सुनते जाएं। ये पहला स्टेप है, प्रॉफिट वाले अलहदा, लॉस वाले अलहदा। प्रॉफिट्स वालों का प्रॉफिट टोटल कर दें, लॉस वालों का लॉस टोटल कर दें। दूसरा स्टेप है कि लॉस वाली फिगर तो हमेशा नेगेटिव होगी, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि लॉस प्रॉफिट से ज्यादा है। मतलब मैं अगर 5वीं क्लास के बच्चे से पूछूं ना कि 77 ज्यादा कि 21 ज्यादा, ये तो बात मुश्किल है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कौन सी फिगर बड़ी है, तो आप क्या कहेंगे, कौन सी फिगर बड़ी है, 3 या -5? बड़ी फिगर कौन सी है? 3। अरे वाह, आपको तो 5वीं का मैथ आता है। बड़ी फिगर 3 है क्योंकि ये तो माइनस में है। इसलिए IFRS कहता है कि आपको तो कभी माइनस वाली फिगर बड़ी लगेगी नहीं, तो आप एब्सोल्यूट अमाउंट देखें। एब्सोल्यूट अमाउंट किसे कहते हैं? नेगेटिव का साइन रिमूव करके। हाँ, अब बताएं कौन सी बड़ी है। एब्सोल्यूट अमाउंट में देखें कौन सी बड़ी है। अब 5 बड़ी है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट में आंसर कुछ और आता है, और अगर एब्सोल्यूट अमाउंट ना होती तो आंसर कुछ और आता है। तो दोबारा आ जाए, प्रॉफिट वालों का टोटल अलहदा कर लिया, लॉस वालों का टोटल अलहदा कर लिया। अब माइनस के साइन अगर है तो रिमूव कर दें। कर दिए रिमूव। 2 काम किए आपने। स्टेप 3, इन दोनों में से हायर पिक कर लें। हायर क्या है? अगर माइनस रिमूव ना करते ना तो आपको हमेशा प्रॉफिट हायर लगना था, तो कभी हो सकता है लॉस हायर हो। तो हायर क्या है? 77। इसका 10% लेना, 7.7। अब जिस सेगमेंट का भी प्रॉफिट या लॉस 7.7 से ज्यादा वो रिपोर्टेबल है। लेकिन एक दफा फिर सुन लें, आपने जब 10% का क्राइटेरिया लगाना है तो एब्सोल्यूट अमाउंट के साथ लगाना है, यानी कि अगेन नेगेटिव का साइन रिमूव करके लगाना है आपने। अदरवाइज आपको क्या लगेगा? अदरवाइज पता है आपको क्या लगेगा? सी सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। क्यों? सी का प्रॉफिट तो 7.7 से कम है। सी का प्रॉफिट क्योंकि तो नेगेटिव है, लेकिन आपने नेगेटिव का साइन रिमूव करके बताना है। अब जल्दी से बताएं, ए सेगमेंट या पूरी लिस्ट में से मुझे बताएं कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है। ए बी सी ई, खुबैब ने बताया ए बी सी ई। वेल डन, जबरदस्त, यही आंसर है जी इसका। बिल्कुल सही कहा जी। अब दोबारा सुन लें, नेगेटिव साइन रिमूव ना करते ना तो आपको सी और ई रिपोर्टेबल लगने ही नहीं थे, क्योंकि वो तो नेगेटिव फिगर है। हाँ, तो आपने नेगेटिव का साइन रिमूव करके देखना है। तो नेगेटिव का साइन रिमूव करके देखा तो आपको लगा कि 7.7 से कौन सा ज्यादा है। तो ए बी बी सी और ई, डी एफ जी रिपोर्टेबल नहीं है। ठीक हो गया? तो दोबारा से ये सारा प्रोसेस देख लें, क्या किया किया हमने। ये टेक्निकल था। प्रॉफिट्स वाले सेगमेंट अलग करते हैं, लॉस वाले सेगमेंट अलग करते हैं। लॉजिक समझ आए ना? शहनाज, रटा लगाना है इस चीज को आपने। वैसे लॉजिक बड़ी क्लियर है, आप 2-3 दफा इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। भाई कोई प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है, कोई लॉस की वजह से बढ़ा है। मतलब शेयर होल्डर सिर्फ उन सेगमेंट के बारे में नहीं जानना चाहता जिनका प्रॉफिट ज्यादा है, वो उनको भी जानना चाहता है जिनका लॉस ज्यादा है।
ठीक है शहनाज, ये इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन अब ना आपने रटा किस चीज को लगाना है कि आपने क्या क्या करना है। प्रॉफिट वालों को अलहदा कर दें, लॉस वालों को अलहदा कर दें, प्रॉफिट का टोटल कर दें, लॉस का टोटल कर दें, माइनस के साइन रिमूव कर दें। अब इनमें से हायर लेके 10% ले लें। अब फिर कंपैरिजन करें 10% लेने के बाद। ठीक हो गया बच्चों, ये सारा प्रोसेस याद रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जो इत्तेफाक से बन गई है मेरे हाथों, तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत अच्छी एग्जांपल बन गई इसकी, प्रॉफिट और लॉस की। चले आगे, चलो। अब देखें क्या लिखा हुआ था, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस। एब्सोल्यूट अमाउंट, वर्डिंग है एब्सोल्यूट अमाउंट, साइन रिमूव कर दें। प्रॉफिट या हो या उससे ज्यादा हो, किससे? एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कंबाइंड रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट और कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो इन दोनों में से क्या ले लें? हायर। कहां लिखा हुआ है? ग्रेटर, ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। प्रॉफिट्स वालों का और लॉस वालों का टोटल कर लें, जो इनमें से ग्रेटर हो उसका 10% ले लें। ठीक है, ये वही बात जो हमने की है एग्जाम्पल में की है, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है। महीन कहाँ चली गई आप? बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, नेगेटिव के साइन रिमूव कर देने आप। इफ लॉस ग्रेटर है देन आफ्टर 10% ऑफ इट विल कंपेयर विद अदर नेगेटिव साइन और नॉट। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, मतलब महीन के कहने में मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, हालांकि बात क्लियर हो गई थी। एक्स वाई जी 3 सेगमेंट है जी। एक के ऊपर 50 का लॉस है, दूसरे के ऊपर 20 का प्रॉफिट है और जी के ऊपर 10 का लॉस है। तो लॉस वाले लेना कर ले 60 का लॉस, 20 का प्रॉफिट, नेगेटिव साइन रिमूव कर दे, कर दिया। अब इन दोनों का हायर ले लें, 60, 60 का 10% ले लें, 6। तो 6 से ज्यादा जो भी है वो रिपोर्टेबल है, इत्तेफाक से तीनों रिपोर्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर को ये अज्यूम करूँ ये 2 होता, ठीक है, तो ये 2 होता, तो फिर हायर क्या? 60, 60 का 10% 6। तो रिपोर्टेबल कौन से होते हैं? सिर्फ एक्स और जी, वाई रिपोर्टेबल ना होता। ठीक है महीन, अब बात समझ आ गई? जी महीन, बात समझ आ गई। चले, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले इस एग्जांपल का भी, आगे चलते हैं। बात अभी बाकी है। ये 10% वाले क्राइटेरिया हो गए पूरे, हो गए जी पूरे, हो गए। हमारे पास 50 सेगमेंट थे, उनमें से सिर्फ 5 रिपोर्टेबल हुए, बाकी 45 सेगमेंट ऐसे हैं। मैं एक लंबी छोड़ रहा हूँ कि जी बहुत बड़ा बिजनेस है 50 सेगमेंट, लेकिन उसमें से 5 सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं, बाकी 45 सेगमेंट ऐसे हैं जो रिपोर्टेबल नहीं है। क्यों? ना उनकी सेल्स 10%, ना उनके प्रॉफिट 10%, ना उनके एसेट्स 10%, वो रिपोर्टेबल ही नहीं है। तो उनके साथ क्या सलूक करेंगे? और असल में ये सेगमेंट रिपोर्टेबल जो होते हैं, इनकी कैसे इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं? हम नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाते हैं और जो सेगमेंट रिपोर्टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट है ए रिपोर्टेबल, एक सेगमेंट है सी, एक है जी, एक है के, मतलब ए बी सी डी ई ये सारे सेगमेंट थे, लेकिन रिपोर्टेबल सिर्फ 4 हैं। बाकी 46 सेगमेंट फॉर एग्जांपल रिपोर्टेबल नहीं है, उनको हम नाम देंगे अदर्स का, अदर्स का या मिसलेनियस का। फिर एक कॉलम बनाएंगे हम टोटल का, और हम नोट्स में बताएंगे कि इन सेगमेंट की सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, जीपी क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। ये प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे हम,
बल्कि मोटी मोटी डिटेल बता रहे हैं। अभी आपको ये आइडिया हो जाएगा एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। तो अब बताएं मैं प्रॉफिट लॉस बना रहा था? नहीं, ये हर सेगमेंट की मोटी मोटी डिटेल बता देनी है कि इस सेगमेंट की, फॉर एग्जांपल हमारी टोटल सेल 500 की है, किसी सेगमेंट की सेल 70 है, किसी की 80 है, किसी की 100 है, किसी की 60 है। और ये सारी टोटल करने के बाद, टोटल करें वैसे मेरे साथ, 180, 240, 310, इस तरह से। इसी तरह बाकी नीचे डिटेल दे देंगे। असल में IFRS 8 का मकसद ही यही था। हम जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है, कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है, तो करना क्या है, अल्टीमेटली ये करना है जी। हमने नोट्स भी अकाउंट्स में जो रिपोर्टेबल है उनकी इन्फॉर्मेशन अलग देनी है। बाकी 46 सेगमेंट कहाँ गए? उनको हमने कहा अदर्स। ये अदर्स क्यों कह दिया उनको? उनको रिपोर्ट क्यों नहीं किया? वो किसी सेगमेंट की सेल 2 मिलियन है, किसी की 3 मिलियन है, किसी की 4 मिलियन है, किसी की भी सेल 50 मिलियन से ऊपर नहीं है। 50 मिलियन होती तो मैं रिपोर्टेबल कहता हूँ। 50 मिलियन कैसे? 500 का 10%, टोटल सेल्स क्या है 500, इसका 10%, 50 मिलियन होती तो मैं रिपोर्टेबल कहता। तो किसी की सेल 5 मिलियन है, किसी की 8 मिलियन है, किसी की 7 मिलियन है, किसी की 3 मिलियन है, किसी की 2 मिलियन है, किसी की हैविंग को 2 लाख है, तो हमने उनको रिपोर्टेबल नहीं कहा। तो जिनको रिपोर्टेबल नहीं कहा उन सब का टोटल करके हमने क्या लिख दिया? उनको मिसलेनियस या अदर्स। क्लियर? यहां तक बात हजम हो गई तो आगे चलो। क्लियर है जी? सुने फिर बात। अम्मी जी ने दिया 1000 रुपया। ये ना, ये सौदा सलफ लाना है घर का। आप आके हिसाब पता है कैसे दे रहे हैं? हाँ खुबैब, अब मेरी बात बड़े गौर से सुने जो मैं इस मिसाल दे रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब उसी में मिल जाएगा आपको। अम्मी जी ने दिया 1000 रुपया कि सौदा सलफ लाना है, और आप आके हिसाब क्या दे रहे हैं? आप हिसाब दे रहे हैं कि 300 रुपए का आया चिकन, 100 रुपए की आई सब्जी। अच्छा, अम्मी ने कहा 400 हो गया, बाकी 600। आप कह रहे हैं 600 बाकी मिसलेनियस से इधर उधर लग गया। हाँ लग गया, मैंने कहा किराया, रास्ते में प्यास लगी, पानी पी लिया, बोतल पी ली, एवं मिसलेनियस लग गए। तो यकीन जाने अम्मी जी को गुस्सा बड़ा आएगा कि 1000 रुपया दिया आपको और आप सिर्फ 400 का हिसाब किताब दे रहे हो, 600 की डंडी मार रहे हो आप। हाँ, दूसरी सिचुएशन ये होती कि आपको 1000 रुपया दिया जाता, आप आके बताते कि 300 रुपए का चिकन लिया, 200 रुपए के चावल लिए, 200 रुपए की सब्जी ली, 700 हो गया, 100 रुपए का बेकरी के आइटम लिए, ब्रेड लिए, आपने अंडे लिए, 900 रुपए का आपने हिसाब किताब दे दिया, 850 रुपए का, 900 रुपए का। तो अम्मी जी ने कहा कि 1000 रुपए दिया था, तुम 900 का हिसाब दे रहे हो, बाकी 100। वो मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं रास्ते में कोई किराया लगा होगा, किराया कुछ लगा था, कुछ मैंने पानी शानी पी लिया था, बोतल शोतल पी ली थी। तो अम्मी जी को गुस्सा कम आएगा, बल्कि नहीं आएगा। वो कहेंगे ठीक है, 100 रुपया तो मिसलीनियस हम मान सकते हैं, लेकिन आप 400 का हिसाब दो, 600 का ना दो, 1000 में से। आप 1000 का 40% हिसाब किताब दो, बाकी 60% का हिसाब किताब ना दो, या 60% का हिसाब किताब दो, 40 का ना दो, 70 का दो, 30 का परसेंट का ना दो, तो गुस्सा तो आएगा। तो IFRS 8 भी यही कह रहा है कि शेयर होल्डर को आप कह रहे हो 500 की सेल्स है, और उसमें बता रहे हो कि ए की सेल्स इतनी है 70 की, सी की सेल 80 की है, जी की सेल 100 की है, के की सेल 60 की है। आप इन सारी सेल्स का टोटल तो करें, कितनी बनती है? करें जरा टोटल, करें ना टोटल। 310, 310 की सेल्स है। सॉरी, मैंने 310 यहाँ पे लिखा हुआ है, मिसलेनियस यहाँ पे 190 है।
कितना बनता है 310? क्यों कहता है कुछ अम्मियां तो 999 पे भी गुस्सा करती। नहीं यार, उनको अगर पता हो ना कि मेरा बेटा ईमानदार है तो वो गुस्सा नहीं करेंगी, उनको पता होगा कि चलो 1 रुपया तो कहीं लग गया होगा। नहीं, असल में जिशान आप समझे नहीं, शेयर होल्डर आपकी अम्मी जी है जिसको आपने हिसाब किताब देना है। शेयर होल्डर को हिसाब किताब दे रहे हैं आप, तो दोबारा देखेंगे आप, ये बनता है 310। 310 डिवाइडेड बाय 500, 62% एक बच्चे ने कैलकुलेट करके बताया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अम्मी जी को 62% का हिसाब किताब दे, 1000 में से 620 का दे और बाकी 380 गए मिसलेनियस। तो अम्मी जी को गुस्सा आया तो एक दो लग भी जाएंगे आप। तो IFRS 8 कहता है कि कम से कम 75% का हिसाब किताब दे अम्मी जी को। अब मैं टेक्निकल वर्डिंग में बात करने लगा हूं। आज की जो रिपोर्टेड सेल्स है ना, वो ओवरऑल सेल्स का एटलीस्ट 70% होनी चाहिए। अब लॉजिक समझ आई, मैंने एग्जांपल अम्मी जी वाली इसलिए दी कि लॉजिक समझ आए कि क्यों ऐसा कह रहा है IFRS। वो कहते हैं शेयर होल्डर को कम से कम 75% का हिसाब किताब तो दें आप। चले 25% को हम मिसलीनियस मान लेंगे। तो अब आपने जो ये रिपोर्टिंग की है इस एग्जांपल में जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये रिपोर्टिंग गलत है। IFRS को एक्सेप्टेबल नहीं है। IFRS कहता है कि ये नहीं चलेगा कि आप 62% सेल्स का हिसाब किताब दे रहे हैं, अदर्स को आप दे नहीं रहे। अब आपको पता क्या कहते हैं IFRS को, असल में ना मेरी गलती नहीं है। तो कहता है कैसे, आपकी गलती क्यों नहीं है? हम तो आपके कहने पे चले हैं। क्या मतलब? वो जी आपने कहा था 10% वाला क्राइटेरिया लगाना है, तो बाकी जो 46 सेगमेंट है ना, उनकी ना सेल्स 10% है, ना उनके प्रॉफिट 10% है, ना उनके एसेट 10% है, तो वो किसी लिहाज से रिपोर्टेबल नहीं है। तो मैं उनको कैसे रिपोर्ट करता, मैं आपकी खिलाफ वर्जी कैसे करता? हम IFRS को कह रहे हैं। तो IFRS कहता है चल यार तू इतना सीरियस क्यों हो गया, कोई नहीं, छोटे सेगमेंट को रिपोर्ट कर लो, किसी ऐसे सेगमेंट को रिपोर्ट कर लो जिसका 10% क्राइटेरिया पूरा नहीं भी होता उसको भी कर लो रिपोर्ट। अच्छा, इतने सख्ती से हमें रूल समझाया IFRS ने, और रूल समझाने के बाद खुद ही कह रहे हैं रूल्स की वायलेशन कर लो आप। तो ये क्या बात हुई यार? हम IFRS से कहते हैं ये क्या बात हुई? पहले आपने खुद ही कहा कि 10% वाला, अगर 10% वाला रूल अप्लाई नहीं करना था तो फिर इतना टेक्निकल तरीके से पढ़ाया क्यों, हमें बताया क्यों? आखिर में जाके अपनी ही मनमानी कर दी थी अगर हमने, क्योंकि छोटे सेगमेंट को भी रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना था, तो फिर इतने टेक्निकल रूल क्यों पढ़ाए गए? तो ना यहाँ पे बड़े तवज्जो के साथ बात सुन रहे, कंसेप्ट सुन रहे, आज के लेक्चर की आखिरी बात है। बच्चों रूल इसलिए बनाए कि जो मेरिट पे होंगे तो उनको तो लाजमी रिपोर्ट करना है, उनको तो लाजमी रिपोर्ट करना है। लेकिन जो मेरिट को पूरा नहीं करते, जो मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, उनको आप अगर रिपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अरे वाह, यस, पहले 10% वाला क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे हम, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि सारे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनकी सेल्स ओवरऑल सेल्स का 75% नहीं है, तो फिर हम छोटे मोटे सेगमेंट को भी रिपोर्टेबल खुद से डिक्लेयर कर देंगे। इसकी हमें हमें देसी सी एग्जांपल दूं बात समझने के लिए। भाई जिसने बस की टिकट ले लिया ना, वो बस में जरूर बैठेगा, क्योंकि वो मेरिट पे है, उसका हक है बस पे बैठे। लेकिन आप अगर ड्राइवर हैं, आपको किसी पे अगर तरस आता है, तो जिसके पास टिकट नहीं भी है उसको भी आप बिठा सकते हैं। 75% का क्राइटेरिया है।
ये 75% का क्राइटेरिया, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है 75% का क्राइटेरिया। बच्चों मेरी एग्जांपल सारी आपने तोड़ दी, टेम्पो तोड़ दिया। भाई जिसने टिकट लिया है, क्या आप उसको बस से निकाल सकते हो? मेरी सवाल का जवाब दें, क्या ये ज्यादती नहीं होगी उसके साथ? तो जिसने टिकट लिया ना, उसको तो लाजमी बस में बिठाना है, लेकिन जिसने टिकट नहीं लिया वो आपकी मेहरबानी है इसको बिठाना चाहे तो रिमेंबर माय वर्ड, जो मेरिट पे आएगा वो तो लाजमी रिपोर्टेबल है, उनको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनको बस से निकाल नहीं सकते। लेकिन जो मेरिट पे नहीं आ रहा, वो आपकी मर्जी है, आप इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि एक मिनट रुके, इस सारी डिस्कशन का मतलब ये निकला, यार खुबैब मुझे बात नहीं करते दोगे यार। मुझे वो जब मेरे सामने क्वेश्चन लिखा आता ना, मैं बात करते करते रुक जाता। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इन सारी बातों का मतलब ये निकला, इन सारी बातों का मतलब ये निकला, इन सारी बातों का मतलब ये निकला कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट की लिस्ट में मजीद सेगमेंट इंक्लूड तो कर सकती है, एक्सक्लूड नहीं कर सकती। ये गोल्डन वर्ड है मैंने जो बोले हैं, अगर आपको याद रह जाए तो क्या बात। जो 10% का क्राइटेरिया पूरा कर गया, ऐसा समझ लें ये वो सवारी है जिसने टिकट दे दिया, इसको बस से निकाल नहीं सकते। लेकिन जो 10% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सका, ऐसा समझ लें ये वो मुसाफिर है जिसने टिकट नहीं खरीदी। आपकी मर्जी, आप उसको बिठा लें अगर रहमदिली करना चाहें। आप उसको इंक्लूड तो कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। 10 स्टूडेंट। अच्छा, खुबैब का आप क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर कोई भी सेगमेंट 10% ना हो, फिर भी सेगमेंट 75% तक करके शो करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। खुबैब इसका जवाब कल मिलेगा आपको। 75% की लिस्ट पूरी हो भी जाए तब भी आप कुछ ना कुछ इंक्लूजन कर सकते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह कल कर लेंगे, रिमेनिंग डिस्कशन। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, मुझे अंदर से ना एक मैसेज आ गया है, बीप आ गई है कि जी हम अपनी क्लास को बंद करें। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम टाइम पे। सी यू। कल नहीं, इंशाल्लाह मंडे को। सी यू ऑन मंडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।